Hello students, how are you? Today I am going to teach you about the Rod's law. Rod's law is basically about the measurement of vapor pressure in a liquid solution. Okay, it is in class 12th, there is the chapter solution. Okay, so this is a very important topic of the chapter solution. So I am going to teach you about the Rod's law. Okay, रॉड्स लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे रॉड्स, उन्होंने 80s में 85-86 के आसपास उन्होंने एक लॉ दिया था जिसपे इन्हें बताया कि अगर हम लोग के पास कोई सोल्यूशन है जो लिक्विड्स से ही बना हुआ है, उसमें जो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर होगा उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या होता है। इसके बारे में आप जानते भी होंगे, बट मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर जैसा कि नाम से ही आप यू कैन कम टू नो कि इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ दैट वाटर। ओके, वाटर जो होता है उसको हीट करते हैं बेटा, तो ये ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स अपनी वाटर को छोड़कर स्केप निकलना शुरू कर देते हैं और जाकर वेसल से टकराते हैं। एंड वी नो कि जब मॉलिक्यूल्स जाके वेसल से टकराएंगे तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। हियर there is example of water only, but if you take any liquid in place of water, then the vapor pressure by the vapor molecule will be the vapor pressure of the liquid. That is, the pressure exerted by any liquid is known as vapor pressure of the liquid. यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वाटर का। आप कोई भी लिक्विड देख सकते हैं, उसको हीट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म करेगी, और जो वेपर जो प्रेशर लगाएगी उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में, काइनेटिक इक्विलिब्रियम में, कि जो वेपर होते हैं वो वेपराइजेशन के थ्रू स्पेस में जाते हैं, और अगर क्लोज्ड प्रोसेस है तो ये वापस कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म करते हैं और एक इक्विलिब्रियम के स्टेट फॉर्म करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी, उसने भी पढ़ा होगा। बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सल्यूट को, दो तरह के सल्यूट आपको याद करने हैं। एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल, स्पेशली इन रेफरेंस ऑफ रॉड्स लॉ। जो वोलेटाइल होते हैं वो वेपर में ईजिली कन्वर्ट होते हैं। ऐसे लिक्विड्स जिनके या ऐसे सॉल्वेंट्स, ऐसे लिक्विड्स जिनमें वेपर ईजिली फॉर्म होती है, दे आर नोन एज वोलेटाइल। बट जिनमें वेपर ईजिली फॉर्म नहीं होती है, दे आर नोन एज नॉन वोलेटाइल। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूँ मैं तो ये बोलूँगा कि जो वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं दे फॉर्म वेपर प्रेशर, बट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं वो वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं करते हैं। ये आप याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉल्यूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉड्स, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा। आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर तैयारी करनी है आपको अच्छी, तो एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसमें देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन से पढ़ लीजिएगा। अब रॉड्स लॉ है क्या ये बता दूं आपको। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है कि for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Here you can see for a solution of volatile liquids, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, for a solution of volatile liquids, समझ में आ रहा है आपको? वोलेटाइल मतलब अगर सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों वेपर फॉर्म कर रहे हैं, ये बात तब की जा रही है। क्या होगा? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर इसी कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट को, जैसे हमने ए और बी दो
कंपोनेंट लेकर सोल्यूशन तैयार किया हुआ है। तो अगर हम ए को और अलग हीट करें और बी को अलग हीट करें, लाइक अल्कोहल वाटर, आप अल्कोहल को अलग हीट करिए और अल्कोहल वाटर को अलग हीट करिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर नापा जाए, मेज़र किया जाए, तो जो आएगा वेपर प्रेशर वो उन दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। अल्कोहल का अलग, वाटर का अलग। बट अगर हम अल्कोहल वाटर को मिलाकर सोल्यूशन बनाएं, उसको गर्म करना शुरू करें, उसको हीट करना शुरू करें, तो जो उनका प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्योर कंपोनेंट नहीं है। इन दोनों को सोल्यूशन बनाकर, दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन तैयार किया गया है, तो जो इनका प्रेशर अब लगेगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा, एक ही बात जब भी करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो कंपोनेंट लिए हैं 1 और 2, बताता हूँ मैं भी इसके बारे में आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई सोल्यूशन, कोई कंपोनेंट ले रहे हैं 1 और 2, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ मेंशन किया गया है, तो इनके जो सोल्यूशन बनने के बाद जो दोनों अपना प्रेशर लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। और अगर इन्हीं कंपोनेंट ए और बी को अलग अलग हम लोग हीट करेंगे, तो जो वेपर बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या था कि अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ओके, तो जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, हर एक कंपोनेंट का, वो उस सोल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लेते हैं कंपोनेंट में दो कंपोनेंट यहाँ पे लिए हैं, 5-6 ले सकते हैं। तो अगर एक कंपोनेंट 1 है और इसका पार्शियल प्रेशर P1 है और मोल फ्रैक्शन X1 है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 here, this one. Okay, P is partial pressure of 1 and X is the mole fraction, that is X1. And according to Raoult's law, for the volatile liquids, okay, the partial pressure of the liquid will be directly proportional to the mole fraction of the liquid. नाउ हम सब जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी, इक्वलिटी करने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, और यहाँ पे कांस्टेंट देख सकते हैं आप, इट इज P1 नॉट। हियर रिमेंबर, जब भी यहाँ पे P1 नॉट की बात होगी बेटा, नॉट की बात होगी, तो आप याद रखना इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ऐसे हमने बताया था एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर W लेते हैं वाटर के लिए, तो PW जो होगा, अगर वाटर और एल्कोहल का सोल्यूशन बना रहे हैं बेटा हम लोग, तो जो PW होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा। PW नॉट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और XW विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो सिंपल सी लॉजिक बनता है इसमें कि जो हम अधिक मात्रा में लेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो अधिक वेपर फॉर्म करेगा। ओके, अगर 100 ml का सोल्यूशन बना रहे हैं, हमसे 80 ml वाटर ले रहे हैं, 20 ml अल्कोहल ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसका, वाटर का, उसकी वेपर भी अधिक फॉर्म होगी, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी बात कंपोनेंट 1 के लिए की गई है। सिमिलरली देखिए कंपोनेंट 2 के लिए लिखा हुआ है P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। तो ये यहाँ पे बात हो रही है दो कंपोनेंट की। अगर हम 10 कंपोनेंट भी ले लेते हैं तो सिमिलरली P3 के लिए क्या होगा, P3 इक्वल टू P3 नॉट इंटू X3। अब बात करते हैं हम लोग डॉल्टन्स लॉ की, पार्शियल प्रेशर की, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें यह कहा गया था कि अगर सॉल्यूशंस में अगर सोल्यूशन बनाया गया है किसी गैसेस का या लिक्विड्स का, तो जिनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो उस पूरे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के डॉल्टन्स ने ये बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो उनके जो कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे चूंकि दो कंपोनेंट लिए गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको बाद में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम और डेरिवेटिव करने का इसको, तो P टोटल इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। ओके, बाकी आपने मोल फ्रैक्शन में ये भी पढ़ा है कि दो कंपोनेंट हैं a और b, तो xa प्लस xb इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से तो x1 को x2 की टर्म में लाया गया है 1 माइनस x2, इसमें p नॉट कॉमन ले लिया गया है, सॉरी x2 कॉमन लिया गया है। तो ये सोल्यूशन आपका एक नया आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा ये। ओके, अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसमें आगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेगा। इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, तो इसमें यहाँ पर जो ये एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर को, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, और जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है मोल फ्रैक्शन को। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए ध्यान से x1 इक्वल टू 1 है, और लास्ट में जब मोल फ्रैक्शन में आगे तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाती है x1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, शुरुआत में जैसे वाटर लिया, शुरुआत में जो पूरा प्योर वाटर होगा, धीरे धीरे इसमें हम अल्कोहल मिलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन वाटर घटता जाएगा, अल्कोहल का बढ़ता जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर x2 इक्वल टू 2 0 है, बट बाद में बढ़ते बढ़ते x2 इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर से देख लीजिए इसको आप लोग, ये दिखाता है वेपर प्रेशर, ये आपको दिखाता है वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन। शुरुआत में x1 है, तो सिर्फ देखिए ध्यान से यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर b नहीं, कंपोनेंट 2 नहीं मिलाया गया है, तो जो ये वेपर प्रेशर होगा ये सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, 1 का होगा। इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान से सिर्फ क्या है, P2 नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x1 0 है, यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 का होगा। ओके, नाउ अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो इसकी जो 1 कंपोनेंट है इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, देखिए ध्यान से, और जो 2 है इसका कंपोनेंट का वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये रिप्रेजेंट करती है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, एंड जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इन दोनों का जो सम होगा वो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इस ग्राफ के थ्रू, इस लाइन के थ्रू हम जान सकते हैं कि कितने मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर कितना होगा, इसके थ्रू। ओके, इसको अपने आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात हो गई आपकी वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए ये कह रहे हैं कि, देखिए यहाँ पॉइंट 2 देखिए आप, पॉइंट 2 यहाँ से देखिए तो आप लोग यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है, जो फॉर्मूला था P इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2, उसमें अगर कंपोनेंट 2 नॉन वोलेटाइल है तो उसमें वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, और जब उसका वेपर प्रेशर नहीं लगेगा तो P2 नॉट
आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं शुगर की, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू पी ए नॉट P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। यहाँ पे 2 क्या है, शुगर। चूँकि शुगर का प्योर शुगर का वेपर प्रेशर नहीं बनता है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है, तो P2 नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बनेगा फार्मूला वो बनेगा आपका P1 इक्वल टू x1 प्लस P1 नॉट, और ये इसके लिए ग्राफ होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट 0 कर दिया गया है। उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 0 होगा क्योंकि उसका प्योर कंपोनेंट वेपर फॉर्म नहीं करता है। अब एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ फ्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन 298 केल्विन पर और 200 mmHg ये प्रेशर दे रखा है। इसके लिए क्लोरोफॉर्म के लिए 415 mmHg रिस्पेक्टिवली दे रखा है आपको, डाइक्लोरोमीथेन के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ये इनके प्योर वेपर प्रेशर हैं, इसके क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमीथेन के। ओके, अब ये कह रहे हैं आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का। अगर हमने क्लोरोफॉर्म का 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमीथेन का 40 ग्राम हमने आपस में मिलाया है 298 केल्विन पर, तो इनका टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर पहले मोल फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा बेटा, और हम लोगों को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दे रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रॉल्स लॉ की हेल्प से पहले हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और फिर इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इनका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं सोल्यूशन का। सिमिलरली 0.2 मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ये भी आप इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो रॉल्स लॉ पे बेस्ड हैं, इनको आप जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा इनको सॉल्व करने की। ओके, अब कल आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे जो होगा मेरा, वो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। फिलहाल रॉल्स लॉ को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तैयार कर लीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, और न्यूमेरिकल लगा के एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के लगा के इसके मुझे आप भेजिएगा, इसके नोट्स तैयार करिएगा और वो मुझे भेजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।